हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं। मध्ययुगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली जो हिस्ट्री उन्होंने ले रखी है, इसी हिस्ट्री में से आपका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है आपका, जो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, जिसमें आपका यूनिट नंबर 2, जिसमें आपका लेसन है इस्लाम का उदय। तो ये वाला जो लेसन है आपका पेज नंबर 36 पर है आपका। तो पेज नंबर 36 निकालते हैं पहले, और उसके बाद जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 36, चलिए। तो ये जो लेसन है आपका, हम इसको आज यहाँ पे करने वाले हैं कंप्लीट, और इसका एग्ज़ाम आज आपका है 2 बजे करीब। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगी जल्द से जल्द, और आप लोग जो है एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 3 इस्लाम का उदय। सबसे पहले हम इसका इंट्रो को देख लेते हैं यहाँ पर, कि पिछली इकाई के 2 अध्याय में हमने क्या पढ़ा। यूरोप में सामंती व्यवस्था की स्थापना का अध्ययन किया, कि यूरोप में किस तरीके से सामंतवादी स्थापना व्यवस्था जो है वो स्थापित हुई है ना। उसके बाद में हमने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भी इस व्यवस्था से अप्रभावित नहीं रहे, और नए धर्म इस्लाम के उद्भव और अरबों का राजनीतिक विस्तार ने अरबों को सामंती व्यवस्था में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की। वर्तमान इकाई 2 पाठों में विभाजित की जाएगी, जिसमें अरब दुनिया में इस्लाम का उदय और उसका प्रसार सांस्कृतिक प्रतिमानों के विकास से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है अरब में इस्लाम पूर्व जनजातीय समाज। तो जो अरब है, यानी कि पूर्व इस्लामिक अरब, यानी इस्लाम के जन्म से पहले अरब का अध्ययन करने से पहले मध्य पूर्व में प्रचलित परिस्थितियों के बारे में जानना आवश्यक है। कि अगर हम अरब के बारे में जानते हैं, इस्लाम के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले हमारे को जो है उसकी प्रचलित परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानना जरूरी होगा। मध्य पूर्व का एक बड़ा हिस्सा अरबों द्वारा बसाया गया था। तो याद रखिएगा, मध्य पूर्व का एक बड़ा जो हिस्सा है वो अरबों द्वारा बसाया गया था, और यह इस्लाम के राजनीतिक विस्तार के साथ अरबों के विस्तार का भी साक्षी बनता है। कि जहाँ पर हम बात करें कि अरबों का बसाया हुआ जो हिस्सा है, और इस्लाम के राजनीतिक विस्तार के साथ साथ में ही अरबों के राजनीतिक विस्तार की भी जो है बात यहाँ पर बताई जाती है। वहीं छठवीं शताब्दी में पूर्व दो प्रतिद्वंदी शक्तियाँ, अर्थात बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानियन साम्राज्य के मध्य विभाजित हुआ था। ये 2 भागों में बट गया था छठवीं शताब्दी के अंतर्गत। कौन कौन से? पहला जो है आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य, और दूसरा ईरानी साम्राज्य। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए, दोनों साम्राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं थी। जिस तरह से ईसाई धर्म 2 साम्राज्यों की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में फैला हुआ था, उसे देखते हुए उचित था कि जल्द ही पूरे पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि इससे पहले ही अरब क्षेत्र में प्रगति करना शुरू कर दिया था। अब अरब की प्रकृति परिस्थितियों को अगर हम देखें, तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पहले ईरान, इराक और अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, है ना, इनके बीच के क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले अरब आरब में अर्ध सभ्य लोग थे। अब वो अलग अलग समूह में थे। एक में कृषि और व्यापार करने वाले बसे हुए थे, और दूसरे समूह में खाना बदोश यानी कि अरब जनजातियां जो है वहाँ पर शामिल थी, जिन्होंने व्यापार के मध्य से जीविकोपार्जन किया। ऊँटों की मदद से जो है निरंतर साथी रहे। जानवर उत्पाद और पशुधन उनकी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद वे जनजातियों में विभाजित थे, और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे, और उनके अस्तित्व के लिए कारवा और शहरों को लूटते थे। अब वो अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्या करते थे, वो जो कारवे जाते थे ना कभी रास्ते में से, उन्हें लूट लिया करते थे। शहर जो थे उन्हें लूट लिया करते थे, है ना। इस प्रकार पूर्व इस्लामिक समय में सभी अरब, चाहे वसे हुए हों या खाना बदोश हों, जनजातियों में संगठित हों, वन समूहों से बने हुए हों, अधिकांश अरबों में खाना बदोश चरवाहे शामिल थे। चरवाहों का स्वामित्व जो एक जनजाति के पास था, लेकिन झुंड व्यक्तिगत परिवार के थे, और अच्छे चरवाहों को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। ठीक है। अब इस्लाम का उदय कैसे हुआ? तो देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है वो अपने चरम पर था 7वीं शताब्दी के अंदर, और वहीं जो है सऊदी अरब में एक अरब प्रमुख शक्ति, एक नए धर्म इस्लाम का विकास देखते हैं। और वहीं क्या हुआ, दूसरी तरफ जैसे 7वीं शताब्दी के अंदर बाइजेंटाइन साम्राज्य अपने चरम पर आया, और वहीं दूसरी तरफ जो है अरब में एक प्रमुख शक्ति, एक नया धर्म इस्लाम जो है नीचे से निकलते हुए ऊपर आने लगा। और 7वीं शताब्दी में अरब और उसके आसपास इस्लामी आस्था को स्वीकृति भी मिल गई। अब प्रश्न उठता है कि इस्लाम के उदय का कारण क्या था, है ना। तो कुलीन वर्ग अमीर पड़ोसी देशों सीरिया, मिस्र, ईरान को मूल्यवान लूट, भूमि और मवेशियों के लिए जीतना चाहता था। जो कुलीन वर्ग था वो क्या चाहता था, नोबिलिटी जो थी वो चाहते थे कि जो अमीर पड़ोसी देश है ना उनको लूट लो, क्योंकि उनको लूटने से उनको भूमि मिल जाएगी, मवेशी मिल जाएंगे, है ना। और ऐसा करने के लिए अमीरों ने एक नए धर्म इस्लाम का संभवतः उपयोग किया, और इसीलिए इन्होंने क्या करा, अपने आप को रिच बनाने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, जो है एक नए धर्म का जो है विकल्प लिया, और वो नया धर्म था इस्लाम। इस्लाम के संस्थापक कुरैशी थे। अब कुरैश जनजाति के हाशिया परिवार में से संबंधित मोहम्मद रहे। मोहम्मद, उनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी के आसपास हुआ, और एक व्यापारी के घर में हुआ था।
बहुत कम उम्र में अनाथ हो गए, उनका पालन पोषण उनके दादा चाचा ने किया और वो बड़े हुए तो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए और अपना अधिकांश समय कारवा के साथ दक्षिणी अरब और सीरिया में यात्रा करने में बिताया। इस यात्राओं के दौरान वे यहूदी और ईसाइयों से मिले और जिनके एक ईश्वरवादी विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, यानी कि वो भी एक ईश्वर को मानते थे, है ना। और उन्होंने घोषणा की अल्लाह के सिवा कोई भी ईश्वर नहीं है जो सर्वशक्तिमान है और मोहम्मद अल्लाह का दूत और पैगंबर था। ये बातें यहाँ पर कही गई। उसके बाद इस्लाम के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है जिसे हजीरा या हैगरी या फिर हिजरा कहा जाता है। याद रखना, इस्लामिक इस्लाम के अंदर जो है एक वर्ष का जो कैलेंडर है, ऐसे हम बोलते हैं, महत्वपूर्ण वर्ष जो होता है उसको हम हिजरा और हैगरी और हजीरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। समय के साथ साथ एक नए धर्म इस्लाम का बीज बोया गया और मोहम्मद के विश्वास को इस्लामी विश्वास के रूप में जाना जाने लगा और धीरे धीरे दुनिया में भी ये फैल गया। यहाँ तक ठीक है। फिर इस्लाम राज्य का संगठन और गठन है। जो इस्लाम का जन्म जो है एक राज्यविहीन वातावरण में हुआ जिसमें जनजातियां, समाज और रणनीति भी हावी थी और अलग अलग गुटों के अंदर से एक सैयद को चुना गया। और उसके बाद अगर हम देखें आगे चलकर तो 622 ईस्वी में मदीना में इस्लामी राज्य के गठन के साथ आदिवासी समाज और राजनीतिक इस्लामी राजनीति में परिवर्तन हो गए और जिसमें धर्म और राजनीति लगभग क्या हो गए, विभाजित हो गए। ठीक है। उसके बाद इस्लाम की उम्मा, यानी कि उम्मा जो है वो क्या था, वो विश्वासियों का एक समुदाय था। मुस्लिमों के अलावा जो गैर मुस्लिम शामिल थे या तो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, सुरक्षा के बदले में एक निश्चित कर देने के लिए सहमत हुए थे। इन्हीं को उम्मा या फिर उम्मा के नाम से जाना गया। अब उम्मा जो था, यानी कि मुस्लिम उम्मा या विश्वासियों के समुदाय की स्थापना जो है वो मोहम्मद 622 ईस्वी में जो है उन्होंने हिजरा के बाद में की थी। जो मुस्लिम समुदाय में एक जो वर्ष होता है महत्वपूर्ण वर्ष, उसको हिजरा बोला जाता है। और मोहम्मद के उम्मा की राजनीतिक संरचना जैसा कि मदीना के संविधान और अन्य स्रोतों में परिलक्षित होती है। लोगों को नई उम्मा में श्रीलंका से स्वीकार किया गया जिसमें मोहम्मद के पास सर्वोच्च अधिकार था। लोगों को क्या किया गया, उम्मा यानी कि जो उसमें विश्वास रखते हैं उन सभी को जो है इसके अंदर जो है स्वीकार किया गया और उनके अंदर उसमें जोड़ दिया गया। अब अरब की जनजातियों को एकजुट करना भी एक राजनीतिक व्यवस्था थी, क्योंकि भाई अरब के जो लोग थे उनको भी तो इकट्ठा करना है एक जगह पर। मोहम्मद ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और जिसमें तत्कालीन प्रचलित और अन्य एकेश्वरवादी धर्मों यानी कि ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इनको कई मूल्य को शामिल किया गया इसके अंदर। और सरल शब्दों में अगर हम देखें, एक धर्मी समुदाय उम्मा का विचार उस नए एकेश्वरवाद से उभरा जो मोहम्मद ने अरबों को उनकी भाषा में उपदेश दिया और एक सुधारित अरब समाज के सिद्धांतों में एकेश्वरवादी मूल्यों का अनुवाद और अपने स्वयं के सामूहिक जीवन रीति रिवाजों और कानूनी मापदंडों के साथ एक नए समुदाय के गठन के इस्लाम को नया धर्म बना दिया। ठीक है। उसके बाद इस्लाम की स्वीकृति दोनों राजनीतिक और धार्मिक निष्ठा के संकेत थी। इस्लाम शब्द का अर्थ सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में पैगंबर के समक्ष प्रस्तुत करना हो सकता है। पैगंबर के समक्ष आना ही क्या कहलाता है, इस्लाम कहलाता है। कुरान ने न केवल ईश्वर के बारे में उपदेश देता है बल्कि इसमें कई रीति रिवाज और सामाजिक मानदंड भी शामिल हैं। जिसमें वो कौन कौन से मापदंड हैं वो देखते हैं। जैसे पहले आपका सलात है, फिर जक़ात है, फिर हज है। तो सलात मतलब अनुष्ठान, प्रदान, प्रधान, प्रार्थना करना, है ना। जक़ात यानी कि भिक्षा देना, हज यानी कि तीर्थ यात्रा करना, रमजान का उपवास, शाहद विश्वास हो गए, 5 स्तंभ पर जोर देता है। खलीफा देखते हैं तो मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद में खलीफा यानी कि खिलाफत की संस्था समुदाय उम्मा के मामलों की देखभाल करने के लिए आए। उसके बाद ये कुरान और सुन्नत के आधार पर, सुन्नत का मतलब होता है यानी कि अच्छा माना जाता है, शासन की एक इस्लामी संस्था थी। इसमें खलीफा ने राज्य के प्रमुख और धार्मिक प्रमुख दोनों ही होने की दोहरी भूमिका भी निभाई थी। अब पहले 4 खलीफा कुरैशी के कबीले के सभी भाग, जिसमें मुस्लिम इतिहास में पितृसत्तात्मक खलीफा के रूप में जाना जाता है, सभी मोहम्मद के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें राइटली गाइडेंस यानी कि रशीदुन कहा जाता था। और वहीं अगर हम बात करें उम्मद की, तो उम्मदों ने दमिश्क से 658 से लेकर 750 तक ईस्ट मुस्लिम दुनिया पर शासन किया। उम्मद वंश जो था उन्होंने खलीफा मुआविया के प्रथम के उत्तराधिकारी के साथ में शुरू हुआ और सीरिया के गवर्नर बने और अबू सुफियाना के परिवार से संबंधित थे। दशमी को राजधानी के रूप में चुनने का एक अन्य कारण मदीना के लोगों के बीच में मुआविया की अलोकप्रियता भी हो सकती है, क्योंकि दोनों मूल निवासी और जो गैरिसन शहरी ने उसकी गतिविधियों पर नाराजगी भी जताई थी। उम्मीदों के तहत में खलीफाओं जो थे वो अबू बकर और उमर द्वारा शुरू किए गए विजय अभियान जारी रहे और एक विशाल अरब राज्य अटलांटिक महासागर से भारत और चीन की सीमाओं तक फैला हुआ था। खिलाफत ने उम्मत के तहत वंशानुगत प्रवृत्ति विकसित की। हालांकि वे वैकल्पिक सिद्धांतों को पूरी तरह से अलग नहीं कर सके जो अरबों में दृढ़ता से शामिल थे। और 684 ईस्वी से पहले एक लंबे गृह युद्ध ने अरब साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगाई। उसके बाद में खारजिस और इब्न जुबैर नाम के 3 युद्धोत्तर गुट उभरे और 684 ईस्वी में इब्न जुबैर नया खलीफा बन गया और मदीना को राजनीति के रूप में बनाने की घोषणा भी कर दी। उम्मत शासन के बने रहने के कई कारक जिम्मेदार थे। अरब आदिवासी गठबंधनों का सम्मान करते हुए इस्लाम के प्रति प्रतिबद्धता उनमें से एक मानी गई।
प्रारंभिक अब्बासी खिलाफत जो है साम्राज्यवादी अब्बासी के तहत खिलाफत की प्रगति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ और फारसियों, तुर्कों और कुर्दों के शासन ने अरब अभिजात वर्ग के शासन को बदल डाला। उम्मीदों की धार्मिक भावना के खिलाफ धर्मपरायण लोगों में भी काफ़ी नाराजगी थी। अब्बासी खिलाफत की स्थापना अब्बास अल सफ़ा ने 750 ईस्वी में दशमिक से उम्मीदों को खदेड़ने के लिए की थी। उसके बाद में धीरे-धीरे आगे चलते हैं तो सब अब्बासी शासन में क्षेत्रीय और स्थानीय शक्तियों को संरक्षण देने योग्य है और खुरासनियों ने अब्बासी को जीत में मदद की थी। इस प्रकार एक विशाल अरब साम्राज्य 7वीं और 8वीं शताब्दी के पुनरुत्थान में बनकर तैयार हो गया। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा एक लेसन था जिसमें अब खलीफा का मतलब होता है प्रमुख नागरिक जो धार्मिक शासक था, ठीक है। और रशीदुन का मतलब होता है चार सही निर्देशक खलीफा थे जिन्होंने मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समाज का नेतृत्व किया था। और कारवा का मतलब होता है अरब के रेगिस्तान में यात्रा करने वाले लोगों और जानवरों का एक समूह, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।